So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो ज़ोरों शोरों में चल रही हैं, राइट? सो अगेन इस पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं द चैप्टर प्रोहिबिशंस ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आपने पहले रिवाइज कर रखा है, आपने पहले पढ़ रखा है और मेरे साथ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एक रिविजन कर रहे हो। अगर आपको डिटेल्ड में ये क्लासेस चाहिए तो आप अपना mentor.com में विजिट कर सकते हो एंड फ्रॉम www.apnamentor.com you can purchase the entire video course worth economic law subject. In this particular audio we are going to revise it and you can use it for multiple revisions. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पार्टिकुलर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट। तो कहीं ना कहीं बेनामी और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत क्लोज कनेक्शन है, राइट? कहीं ना कहीं इन दोनों चैप्टर्स का एक बहुत क्लोज कनेक्शन है, दैट इज द बेनामी एंड द मनी लॉन्ड्रिंग। तो बेनामी मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय बेनामी ट्रांजैक्शंस? बेनामी ट्रांजैक्शंस डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। बेनामी का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी अरेंजमेंट जहां कंसिडरेशन तो एक बंदा पे कर रहा है बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे पर्सन के फेवर में। तो कंसिडरेशन पार्टी ए पे कर रही है जबकि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है वो पर्सन बी के फेवर में ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट? जिसके अंदर जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उसको कहते हैं बेनामीदार, और जिस बंदे के बिहाफ में वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करा रहा है वो बंदा है बेनिफिशियल ओनर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज बेनामी ट्रांजैक्शन। उसके अलावा कहा गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है या कोई भी ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी हेल्ड किया जा रहा है किसी डायरेक्ट बेनिफिट के लिए या फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए या फिर फ्यूचर बेनिफिट के लिए, किसी ना किसी बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है। तीसरी चीज आती है द ट्रांजैक्शन फिक्शियस नेम में एंटर की गई है कि मिस्टर बी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिस्टर बी की एक फेक आइडेंटिटी बनाई गई है और वो जो ट्रांजैक्शन है वो फिक्शियस नेम में है। चौथी चीज, द ट्रांजैक्शन वेयर द ओनर इज अनअवेयर एंड डिनाइड सच ओनरशिप। ओनर को पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी रजिस्टर की हुई है, ओनर से सिग्नेचर्स ले लिया और उसके नाम पे क्या कर लिया, एक प्रॉपर्टी रजिस्टर करा लिया। एंड पांचवा सिनेरियो, ट्रांजैक्शन वेयर द सोर्स ऑफ कंसिडरेशन इज अननोन। दैट इज सोर्स ऑफ कंसिडरेशन समझ नहीं आ रहा कि ये पैसा कहां से आया। यहां मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी लग सकता है कि अगर आप कह रहे हो कि सोर्स ऑफ कंसिडरेशन इज अननोन तो हो सकता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज से कमाई गई हो, राइट? इसके अलावा बेनामी ट्रांजैक्शन के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जब अपन कहते हैं कि व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर एनी बेनिफिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्यूचर बेनिफिट दैट इज बेनामी प्रॉपर्टी, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। दैट इज अगर कर्ता होल्ड करता है प्रॉपर्टी फॉर द एचयूएफ दैट कम्स अंडर द एक्सेप्शन, दैट इज नॉट ए बेनामी ट्रांजैक्शन। अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है बाय द ट्रस्टी इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी इन गुड फेथ, तो अगेन इन दैट वेरी सिनेरियो वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अगर प्रॉपर्टी आप रजिस्टर करा रहे हो अपने स्पाउस के नाम पे, अपने चिल्ड्रन के नाम पे, तो उसको बेनामी प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, राइट? या और साथ ही साथ अगर जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट ओनरशिप स्कीम के अंदर है, जॉइंट ओनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के, ब्रदर्स, सिस्टर्स, लीनियर असेंडेंट्स, लीनियर डिसेंडेंट्स, आपने अपने भाई बहन, लीनियर असेंडेंट्स, लीनियर डिसेंडेंट्स के साथ मिलकर वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है जॉइंट नेम के अंदर, तब वो भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाया जाएगा। साथ ही साथ एक और सिनेरियो है जहां पे अगर पोजीशन ट्रांसफर की गई है बट ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। पोजीशन ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि स्टैंप ड्यूटी पे किया जा चुका है बट रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो भी बेनामी नहीं है। दैट इज प्रॉपर्टीज अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882, दैट इज ऑल्सो नॉट बेनामी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 दैट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, कि अगर आपने बेनामी ट्रांजैक्शन एंटर किया है तो पेनल्टी क्या लगेगा। तो एक तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अप टू 7 years, 7 साल तक आपको जेल जाना होगा, वो भी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट लगेगा। दैट इज आपको चक्की पिसना पड़ेगा, वहां पे किसी से मिलने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, और फाइन भी पे करना पड़ेगा अप टू 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, और फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करने का तरीका एक्ट के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेड बेनामी, कि जो भी बेनिफिशियल ओनर होगा या उसका एजेंट होगा उसका कोई भी राइट नहीं होगा ओवर द बेनामी प्रॉपर्टी, एंड नो डिफेंस शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी हेड बेनामी, कि मैंने अपने नौकर को बोला कि भाई तू एक काम कर, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर ले, तो इन दैट सिचुएशन वो बेनामीदार है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, बाद में मैं अपना राइट उस प्रॉपर्टी के ऊपर लीगली क्लेम नहीं कर सकता हूं। और सेक्शन 5 कहता है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब इसकी जांच पड़ताल होगी और जिस भी प्रॉपर्टी को बेनामी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कॉन्फिस्केट कर लेगा, अपने जब्त में ले लेगा, अपने पोजीशन में ले लेगा अंडर सेक्शन 27।
सेक्शन 6 कहता है देयर इज ए प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल ओनर और इज एजेंट एंड एनी सच ट्रांसफर शैल बी नल एंड वॉइड। कि मेरा सर्वेंट अगर मुझे दोबारा से प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करना चाहता है बिकॉज हम लोग पकड़े जाने वाले हैं, तो वो रीट्रांसफर अलाउड नहीं है और रीट्रांसफर जो है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, राइट। उसके बाद आता है सेक्शन 24 से लेकर 27 जो कि एडजुडिकेशन का पार्ट है, अटैचमेंट का पार्ट है। सबसे पहले आता है सेक्शन 24 जिसमें आता है सबसे पहली कड़ी, सबसे पहला ऑथोरिटीज चैप्टर के अंदर, दैट इज द इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा? इनिशिएटिंग ऑफिसर को अगर डाउट होता है कि भाई मेरा जो सर्वेंट है उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए और वो जो बंगला उसने होल्ड कर रखा है वो सानिध्य सराफ की एक्चुअली, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर नोटिस दे देगा बेनामीदार को और नोटिस में स्पेसिफाई करेगा कि तुम्हारी इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना मानी जाए। साथ ही साथ इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा? कॉपी ऑफ नोटिस बेनिफिशियल ओनर को भी सेंड कर देगा। उसके बाद इनिशिएटिंग ऑफिसर एक ऑर्डर देगा प्रोविजनल अटैचमेंट का कि ये जो ऑर्डर है, ये जो प्रॉपर्टी है जो फिलहाल हमें लग रहा है कि बेनामी प्रॉपर्टी है, इसे अटैच किया जाता है, राइट। तो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया जाएगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वाज इश्यूड। ध्यान से सुनना बिकॉज ये अमेंडमेंट है। ये इनिशिएटिंग ऑफिसर यहां पे क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट पास करेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस वाज इश्यूड। पहले ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो 90 डेज काउंट होगा वो डेट ऑफ नोटिस से काउंट होगा, लेकिन अब बोला गया है कि ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास होगा ये विद इन 90 डेज ऑफ नोटिस जो काउंट होगा, दैट विल बी फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस वाज इश्यूड आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। फिर प्रोफेशनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर दिया, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, डिस्पोज नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता फॉर ए पीरियड ऑफ सो एंड सो। उसके बाद अब इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा? जैसे ही प्रॉपर्टी उसने अटैच करा, 15 दिन का टाइम है इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास, 15 डेज के अंदर वो एक स्टेटमेंट बनाएगा और वो जो स्टेटमेंट है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देगा। तो यहां पे इनिशिएटिंग ऑफिसर का जो रोल था दैट वाज कन्फाइंड टू द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसका रोल अब खत्म हो चुका है। अब उसके बाद आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल, राइट। उसके बाद किसका आता है? दैट इज अथॉरिटी का रोल आता है अब यहां पे। अब अगर हम बात करें तो आगे सेक्शन कहता है कि अब जो अथॉरिटी है वो क्या करने वाला है? वो फर्दर नोटिस इश्यू करने वाला है विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रेफरेंस अंडर सेक्शन 24 टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स पार्टिकुलर्स एविडेंसेस, ऐसा सेक्शन 26 में कहा गया है, राइट। कि जैसे उसको स्टेटमेंट ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा उसके बाद क्या करेगा अथॉरिटी? एक नोटिस जारी करेगा विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस अंडर सेक्शन 24 कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, एविडेंसेस सबमिट कर दीजिए कि आपको आप क्यों कहते हो कि आपका ये जो प्रॉपर्टी है बेनामी नहीं है। और नोटिस क्या करेगा? द नोटिस शैल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पर्सन टू होम नोटिस इज इश्यूड टू सोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो नोटिस के अंदर एटलीस्ट 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली हेड की जा रही है बाय 2 और मोर पर्सन्स तो कोशिश की जाएगी कि सारे लोगों को इकट्ठा नोटिस दिया जाए। उसके बाद क्या होने वाला है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पे रिप्लाई कंसिडर करने वाला है। तो वो जो मेरा सर्वेंट है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम समझाएगा, अपनी जेन्युइननेस समझाएगा, दैट इज द बेनामीदार, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसका रिप्लाई कंसिडर करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, सारे एविडेंसेस को कंसिडर करेगा जो भी उसके पोजीशन में है, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा कि वो जो अटैचमेंट का ऑर्डर इनिशिएटिंग ऑफिसर ने पास किया था उसको रिवॉक करना है या उसको कंफर्म करना है, या जो प्रॉपर्टी को रिवॉक किया गया था बाय द इनिशिएटिंग ऑफिसर सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को उसी प्रॉपर्टी को क्या करना है? फर्दर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास करना है या फिर किसी नए प्रॉपर्टी को भी उस लिस्ट में ऐड करनी है। तो ये सारा कुछ क्या करने वाला है? अथॉरिटी वहां पे डिसाइड करने वाला है। एंड नो ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस ऑफ सेक्शन 24 वाज रिसीव्ड। अब उसके आगे क्या होने वाला है? उसके आगे कॉन्फिस्केशन की कहानी आने वाली है। तो पहले प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया गया, उसके बाद क्या गया? उसके बाद उस अटैचमेंट को कंफर्म किया गया। अब सेक्शन 27 के अंदर क्या होगा कि प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो इफ ए प्रॉपर्टी हैज बीन एडजर्ज्ड एज अ बेनामी प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 26 एंड उसके खिलाफ कोई अपील नहीं फाइल किया गया है, तो अब वहां पे क्या होगा कि द अथॉरिटी आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सेक्शन 27 के तहत एक ऑर्डर पास कर देगा टू कॉन्फिस्केट सच प्रॉपर्टी, और जैसे ही प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करेगी और कोई भी कंपेंसेशन उसका पे नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि कॉन्फिस्केट करने से पहले ही अगर बेनामीदार ने किसी इनोसेंट परचेजर को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, राइट, कंसिडरेशन के बदले ट्रांसफर कर दी थी, और वो जो इनोसेंट परचेजर है उसे नहीं पता था कि वो बेनामी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, सो इन दैट सिचुएशन कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेक्शन 28 कहता है कि जिस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया है उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा। अब जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है अगर
उसका नेचर ऐसा है कि वो उसका जो रिमूवल है वो इम्प्रैक्टिकेबल है या फिर ह्यूज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करता है। सो इन दैट सिचुएशन अरेंज किया जाएगा कि उसको प्रॉपर्ली उसको मेंटेन कैसे किया जाए, उसको अपनी कस्टडी में कैसे रखा जाए। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है वो कैश है या ज्वेलरी है या कुछ वैल्यूएबल है, तो उसको डिपॉजिट किया जाएगा इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी और द ब्रांच ऑफ आरबीआई और एसबीआई, राइट। और सेक्शन 29 कहता है कि अब कॉन्फिस्केट कर लिया, अब एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर लेना चाहिए, प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में ले लेना चाहिए। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑर्डर पास करेगा इन 7 days ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द बेनामीदार कि आप अपने प्रॉपर्टी को सरेंडर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो मुझे डिलीवर कर दीजिए। तो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग टोल्ड इन दिस चैप्टर। उसके बाद आता है अपील्स का पार्ट। अब अपील्स के पार्ट में क्या बोला गया है कि जो ऑर्डर इनिशिएटिंग ऑफिसर ने पास किया था, याद रखो सेक्शन 24 के अंदर प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर या फिर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया था, दैट इज कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर, उसके खिलाफ अगर आप एग्रीव्ड हैं तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। किसको अपील फाइल कर सकते हो, एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हो। और एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी अगर आप एग्रीव्ड हैं तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो विद इन 60 days ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। और यहां पे जो एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा वो सिविल कोर्ट के सारे पास एक्सरसाइज करेगा। अब यहां अपील्स के पार्ट में एक नया इंसर्शन भी हुआ है। क्या इंसर्शन हुआ है, बोला गया है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 54A में आल्सो प्रेफर एन अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 days। तो बोला गया कि अगर कोई भी बंदा एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर पास बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 54A, वो भी अपील कर सकता है टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 days। तो सवाल उठता है कि सेक्शन 54A क्या है। Authority can impose a penalty upon a person if the person fails to comply with the summon issued under section 19 और furnish information under section 24। तो कोई भी समन इशू किया था किसी बंदे के नाम पे और उस बंदे ने क्या नहीं किया, समन का रिस्पॉन्स नहीं दिया, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन मांगा था अथॉरिटी ने किसी व्यक्ति से और उस बंदे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वहां पे सेक्शन 54A कहता है कि अथॉरिटी 25,000 रुपए तक का पेनल्टी लगा सकता है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बट हो सकता है कि जब अथॉरिटी यहाँ पे पेनल्टी लगा दे, वो बंदा एग्रीव्ड हो, वो अपनी जेन्युइननेस समझाए कि भाई मेरे ऊपर तो गलत पेनल्टी लगाई गई है। सो इन दैट सिचुएशन वो बंदा जो एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी अंडर सेक्शन 54A, वो भी आगे अपील कर सकता है टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 days एंड देन अगेंस्ट द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल टू द हाई कोर्ट विद इन 60 days ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, राइट। अब यहां पे जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है या फिर जो अथॉरिटी है, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है या फिर जो अथॉरिटी है, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहा गया था, सिर्फ अथॉरिटी कहा गया है। तो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है या फिर जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कर सकती है जो कि एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, और अपने गलती को रेक्टिफाई करके उसे अमेंड करने का भी ऑर्डर पास कर सकती है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड, राइट। और जो हाई कोर्ट है वो भी क्या प्रोसेस फॉलो करने वाला है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो प्रोसेस दिया हुआ है वही जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करने वाला है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो इस चैप्टर के अंदर हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर मैटर्स को फास्टली फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोसीडिंग्स को जल्दी निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स को अपॉइंट किया गया है। तो स्पेशल कोर्ट्स भी क्या करने वाली हैं, फॉलो करने वाली हैं प्रोसेस दैट इज गिवन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973। स्पेशल कोर्ट किसी भी मामले का कॉग्निजेंस तभी लेगा, यानी किसी भी मामले को कंसिडर तभी करेगा व्हेन द कंप्लेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी अथॉरिटी और ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि जो मामला उसके पास आया है बेनामी प्रॉपर्टी का, उसको 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाए, तभी तो स्पीडी ट्रायल हुआ, राइट। और जो भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जाएगा स्पेशल कोर्ट, दैट विल बी डन ओनली आफ्टर द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें क्या करनी है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ध्यान रखनी है। 2 पेनल्टीज है इस चैप्टर में, एक कि एक व्यक्ति ने बेनामी ट्रांजैक्शन एंटर किया तो 7 years तक का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट या फिर 25% ऑफ FMV, दैट कैन बी द पेनल्टी इम्पोज्ड। दूसरा कि ऑथोरिटीज को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया इस एक्ट के अंदर, तो वहां पे रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होने के चांसेस है 6 months to 5 years, 6 months to 5 years, मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 5 years, एंड फाइन अप टू 10% ऑफ FMV, fine up to 10% of fair market value. So these are the 2 different penalties that you get in this chapter, right? तो कुल मिलाकर आपको इस चैप्टर के अंदर ये सारे प्रोविजंस याद रखने हैं. Hear this audio again and again after you are done with your normal studies of the chapter.